आता हूँ हेमंत जी के पास में। हेमंत जी, एक और घटना भी इसके बीच में है, और वो घटना है 1 फरवरी का बजट, जिसको अभी लोग ओवरलुक कर रहे हैं। और ये बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, ये लोक लुभावन बजट पेश कर सकते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये पूरी इलेक्शन स्पीच ही हो सकती है। उसमें बजट कम होगा, इलेक्शन स्पीच ज्यादा होगा। मतलब जैसे कि वो एक 2.5-3 घंटे का बजट था, जिसमें निर्मला सीतारमण बजट भी पूरा नहीं कर पाई थी, नीचे बैठ गई थी, फटीग आ गया था उनका, थक गई थी। तो ऐसे हालात है, तो पूरी की पूरी अपना एक, क्या कहते हैं कि दीवाने आम खोलकर बैठ जाएंगे यहाँ पर, और सारा का सारा बताएंगे भाई क्या हो सकता है। और इसके अलावा कई और चीजें भी हो सकती हैं, जिसके अंदर इन्होंने, अरुण जी ने बताया कि गवर्नर चेंज हो सकते हैं, कुछ बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, जैसे 5 किलो अनाज देंगे हम आपको, कह देंगे हम सबको अब 500 रुपए के अंदर सिलेंडर दे देंगे पूरे इंडिया के अंदर, या मैं एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्टार्ट करने जा रहा हूं, और हर व्यक्ति को 1,000 रुपए, भारत की हर महिला को 1,000 रुपए महीना, तो यूनिवर्सल बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाए। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाकी सारे दांव फेल हो चुके हैं, जिसमें महिला आरक्षण था या यूनिफॉर्म सिविल कोड थे, तो ये चल नहीं रहे हैं। तो हो सकता है ये आर्थिक जो पैकेज है उसकी ओर वापस मुड़ जाए, और भारत की 70 करोड़ महिलाओं से कहें कि आपके नाम पर अब ये मैं पूरा मिला के यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको यूबीआई जो है वो देने जा रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हो कि 3 दिसंबर से हारने के बाद क्या संभावनाएं हैं इनकी? देखिए दिनेश जी, ये अगर मोदी जी 3 दिसंबर को हारते हैं, नतीजा जैसा भी हो, अगर हारते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी वह इंसान है जो जल्दी हार मानने वाले नहीं है। चुनाव में वो हार जाएंगे, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी झलक उन्होंने दिखानी शुरू कर दी है अभी से। आज बिहार में, पटना में यादवों का सम्मेलन बीजेपी ने करवाया है, और जो अशोक सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल है, उसकी क्षमता 2,000-2,100 के आसपास में है। तो वो हॉल पूरा भरा हुआ था। बीजेपी का दावा था कि यहाँ 5,000 लोग आए हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। 2,000 कैपेसिटी का हॉल ही है वो। तो एक पहली बार बीजेपी ने इस तरह का प्रयोग किया है, यादवों का सम्मेलन करवाया है। वही बीजेपी जो बीजेपी अब तक ये प्रलाप कर रही थी कि बिहार में जो जाति संरक्षण हुआ है उसमें यादवों और मुसलमानों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। अमित शाह ने तो अपने भाषण में भी इसकी चर्चा की थी, और इसको बहुत माना गया था कि यादवों में बहुत नाराजगी इसकी वजह से बढ़ेगी, क्योंकि वो टारगेट कर रहे थे 2 जाति समूहों को, और वो एक तरह से कॉर्नर करना चाह रहे थे। तो उसके 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 काट में, क्योंकि यहाँ लोकल पार्टी में काफी नाराजगी थी अंदर अंदर, तो उसके काट में यादवों को विन ओवर करने के लिए यह सम्मेलन करवाया गया है पटना में। दूसरी बात, तेलंगाना में जब मोदी जी गए तो वहां कृष्णा मदिगा जो है, जो दलित आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने मंच शेयर किया और उनको कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं। और तेलंगाना जब बन रहा था तो वहां दलित मुख्यमंत्री का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। तो इनके सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जाति संरक्षण के बाद जो एक बड़ी चुनौती जो पेश हुई है, जो कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हम यहाँ जाति संरक्षण करवाएंगे। तो इनके लिए जो चुनौती है वो ये वाला जाति संरक्षण का जो कार्ड है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और यह चुनौती उनके सामने सब लोग पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार पेश कर रहे हैं, बाकी लोग, आखिर ये कांग्रेस पेश कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 3 दिसंबर को हारते हैं तो भी ये इन जाति समूहों पर थ्रस्ट बढ़ाएंगे। इनको लग रहा है कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो एड्रेस करते हैं उसमें अति पिछड़ा जो है, वो दलित, इन लोगों पर हमको अपना काम बढ़ाना चाहिए, और उनको एक तरह से अपने फोल्ड में और अधिक मजबूती के साथ लाना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां बहुत मजबूती के साथ ये काम नहीं कर रही हैं। जैसे मैं इंडिया अलायंस के बारे में अगर कहूं,
तो राहुल गांधी का बयान आने के बाद अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बयान था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने सालों तक सरकार में थी और उन्होंने जाति जनगणना की जब बात हुई, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जब उस समय सांसद हुआ करते थे तो उन लोगों ने यह बात उठाई और इन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो एक तरह से वो कांग्रेस पर टारगेट कर रहे थे। आज की तारीख में टारगेट ये होना चाहिए कि चुनौती पेश हो रही है मोदी जी के सामने कि आप जाति सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर करवाइए। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में कहा है बिहार में कि हम यहाँ से सब लोग मांग करते हैं कि मुझे मोदी जी को जाति गणना, ये जनगणना तो करवानी चाहिए और उसमें जाति जनगणना भी करवानी चाहिए। तो ये एक तरह से चुनौती मोदी जी के सामने पेश हो रही है। उस चुनौती को अखिलेश यादव शिफ्ट कर रहे हैं उधर कांग्रेस की ओर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मोदी जी की जो चुनौती है उनके सामने, जो बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं, उस चुनौती में जो एक तरह से उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, उस रिलैक्सेशन को देखते हुए वो चाहेंगे कि अगर हारते हैं वो 3 तारीख को, फिर भी वो सरेंडर नहीं करेंगे। वो इन एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे कि हमको इन जाति समूहों के बीच में खास करके जो जाति कार्ड है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को और ज्यादा मजबूती के साथ खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में इस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ा जाए। तो ये एक बड़ी, मुझे लगता है कि मोदी जी ये कर सकते हैं और उसी में रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, हो सकता है कि उस रिपोर्ट को भी ये लागू करने की बात करे, उसको भी सामने लेकर के आए। तो ये एक मोदी जी ये हारने के बाद यह सब काम कर सकते हैं। जी दिनेश जी।